हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सार्थक संस्कृत। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, उसका नाम है ट्रिक से समास। क्या नाम है? ट्रिक से समास। देखिए, ट्रिक से सीखेंगे आज अपन जो भी चीजें अपने को सीखनी है, वो सारी चीजें अपन ट्रिक से सीखेंगे। कैसे आप समास पहचान करोगे, कैसे आप जो है उसमें अपन कह सकते हैं कि समास का नाम लिखेंगे या कैसे उसका विग्रह होगा। ध्यान दीजिएगा। तो आज का अपना टॉपिक है, क्या है? समास। अगर इस शब्द की परिभाषा की मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? संक्षिप्तीकरणम समासः, या आप कह सकते हो अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास है। ठीक। अब बात कर रहा हूं मैं इसके भेदों की। ठीक है ना? तो समास के भेद मुख्य रूप से होते हैं चार, और विशेष रूप मुख्य रूप से चार, और वैसे अगर कंप्लीटली पूछा जाए एग्जाम में तो होते हैं षट या छह। कितने भेद हैं? चार या छह भेद हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं सभी को लेके चल रहा हूं। पहला पहला समास जो है ना आपका, वो है अव्ययी भाव। कौन सा समास है? अव्ययी भाव। दूसरा मैं कह रहा हूं आपसे तत्पुरुष। कौन सा समास है? तत्पुरुष। तीसरा मैं कह रहा हूं आपसे कौन सा है? द्वंद्व। चौथा मैं कह रहा हूं आपसे कौन सा है? बहुव्रीहि। और अगर मैं पांचवे की बात कर रहा हूं तो वो हो जाएगा आपका कर्मधारय। और छठा जो है वो बेचारा विशेष है। क्या है? द्विगु। कौन सा समास है? द्विगु। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीजें मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलूंगा, तो कृपया पूरे का पूरा वीडियो देख कर जाए, आधे वीडियो में नहीं चले जाएं। ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा हूं मैं क्या आपको क्या मिलेगा? पहला पद है अव्यय। अब अव्यय ध्यान रखना, अपन कह सकते हैं कि स्वर आदि निपातम अव्यम करके परिभाषा पढ़ी थी अपन ने संस्कृत में। क्या पढ़ी थी? कि स्वर आदि निपात शब्द। निपात शब्दों का मतलब यूं कह सकते हो आप कि ऐसे शब्द या शब्दांश जिन पर विभक्ति, वचन, कारक, पुरुष, लिंग इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, उसको क्या कहते हैं? अपन अव्यय कहते हैं। अब देखो, इसके अंदर जो विशेष अव्यय पूछे जाते हैं वो है कौन कौन से? पहला निर, दूसरा स, ठीक है, तीसरा प्रति, चौथा अनु, और पांचवा जो है वो विशेष। वो क्या है? कौन सा रह गया रे? उप। उप। अब ध्यान देना, इन इन ये जो अव्यय है ना, ये मुख्य है। मुख्य का मतलब, अगर निर उपसर्ग की मैं बात करूं तो इसका अर्थ होता है अभाव। यानी जिस भी शब्द के साथ निर लगा हुआ मिल जाए, समझो उसका क्या दिखाना है? अभाव दिखाना है। और अभाव के अर्थ में जो विभक्ति का प्रयोग होगा वो होगा षष्ठी विभक्ति। यानी ये शब्द, ये निर उपसर्ग जिसके साथ भी दिख जाए, वहां पर षष्ठी का बहुवचन दिखाना है। जैसे मक्षिकाणाम अभावः तो निर्मक्षिकम, जननम अभावः तो निर्जनम, धनस्य अभावः तो निर्धनम, ज्ञानस्य अभावः या अक्षरस्य अभावः तो निरक्षरम। सेम इसी तरह से स की बात कर रहा हूं मैं। स का मतलब होता है साथ में। क्या मतलब होता है? साथ में या सहित। सहित लिख सकते हो आप। अब ऐसे शब्द के साथ में अपन जो विभक्ति लगाते हैं उसका नाम है कौन सा? कौन सी विभक्ति लगाते हो आप? तृतीया लगाते हो। ध्यान देना, कौन सी लगाते हो? तृतीया। क्यों? जैसे मैंने कहा तृणेन सहितम तो सतृणम, पित्रा सह सपिता। समझ में आया? पित्रा शब्द बनता है, पित्रा जो बनता है वो बनता है पिता शब्द के या पितृ शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन में बनता है पित्रा। ठीक। इसी तरह से मान लो मैं कह रहा हूं मात्रा, मात्रा सह तो समाता। ठीक। इसी तरह से प्रतिशब्द जो है, इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है वीप्सार्थ। क्या होता है? वीप्सार्थ। और दूसरा होता है, क्या होता है? प्रति का मतलब और का मतलब तरफ भी कह सकते हो आप, साइड भी कह सकते हो, ऐसा। अनु जो है, अनु जो अव्यय है, इसके दो अर्थ होते हैं। पहला तो होता है योग्य, और दूसरा होता है पीछे। ठीक। अगर उप की मैं बात करूं,
उप का मतलब हो जाएगा समीप। क्या हो गया रे? समीप। ध्यान दीजिएगा, समीप शब्द के योग में भी कौन से लगाते हो आप? षष्ठी। और योग्य शब्द के अर्थ में भी आप लगाते हो षष्ठी। ठीक है। और पीछे अर्थ अगर आप दिखा रहे हो, जब भी आप लगाओगे कौन से लगाओगे? षष्ठी। जैसे मैंने कहा अनुरथम, तो रथस्य पश्चात। हाँ, पीछे को संस्कृत में आप पश्चात भी बोल सकते हो ना, क्या दिक्कत है? पीछे के लिए आप जो शब्द काम में लेते हो उसको कह सकते हैं पश्चात या बाद में। तो देखो, मैंने कहा रथस्य पश्चात तो अनुरथम, मैंने कहा बालकस्य पश्चात तो अनुबालकम। ठीक इसी तरह से मैं कह रहा हूं उप। अब देखो, जैसे मैंने कहा ग्रामस्य समीपम उपग्रामम, नद्यायाः समीपम उपनदम। ठीक इसी तरह से कहने का मतलब ऐसा है मेरा, कुल मिला के जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अव्ययभाव समास में जो 5 ये अव्यय हैं ये विशेष हैं। अगर आपको कुछ पूछा जाएगा तो इन 5 अव्यय में से पूछा जाएगा, इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ठीक, पहला पद अव्यय होगा और पहला पद ही प्रधान होगा। अगर मैं एक बात बताओ, निर्मक्षिकम शब्द है उससे मैंने निर को हटा दिया, तो मक्षिकम शब्द का तो कोई अर्थ ही नहीं है। तो अपनी कह सकते हैं भाई प्रधान जो है ना, प्रधान शब्द जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे कि कहाँ लिखा जाए, इधर लिख देता हूं। दूसरी जो विशेषता है ना इसकी वो क्या है? पूर्व पद प्रधान। अब देखो, पूर्व पद अव्यय और पूर्व पद प्रधान दोनों चीजों में क्या आ रहा है? पूर्व पद आ रहा है। अगर पूर्व पद प्रधान है तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं पूर्व पद को हटा दिया तो इसका अर्थ नहीं आना चाहिए। देखो देखो, हटा के देखो, निर को हटा दो, आ रहा है? नहीं आ रहा। स को हटा दो, आ रहा है? नहीं आ रहा। प्रति को हटाओ, जैसे बालकम बालकम प्रति, तो क्या हो जाएगा? प्रति बालकम। अच्छा, वीप्सार्थ में जो विभक्ति काम आती है वो है कौन सी? द्वितीया। ठीक, अब देखो जैसे चलते रहते हैं बड़े, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर निरुत्सक की कही जाए तो अभावर्त दिखाना है, स लगाया जाए, किसी भी शब्द के आगे स लगा हुआ मिले तो सही तरह दिखाना है। विभक्ति उसके साथ वाले शब्द में क्या हो जाएगी? तृतीया। जैसे मैंने कहा सतृणम, तो तृणेन सहितम। प्रति अर्थ जो है वीप्सार्थ में है, और जैसे और जो अर्थ है वो यहां पर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं? भी समास पढ़ रहे हैं। क्या लिया जाएगा यहाँ पर? प्रति का मतलब वीप्सार्थ। वीप्सार्थ में द्वितीय लगाते हैं। अनु, अनु जो है इसका मतलब पश्चात और योग्य होता है, दोनों में षष्ठी विभक्ति लगेगी। जैसे अनुरूपम रूपस्य योग्यम, अनुगुणम गुणस्य योग्यम। मैंने कहा अनुरथम, तो रथस्य पश्चात, अनुविद्यालयम विद्यालयस्य पश्चात। सेम इसी तरह से उप जो है, उप का मतलब होता है समीप। जैसे मैंने कहा गुरोह, गुरोह समीपम, तो उपगुरुम। आचार्य, आचार्यस्य समीपम उपाचार्यम। बालकस्य समीपम उपबालकम, बालिकायाः समीपम उपबालिकम। ऐसा हो जाएगा। ये हो गया आपका कौन सा? अव्ययभाव समास। ये अव्यय याद रख लेना, इनके अर्थ याद रख लेना, साथ में विभक्ति याद रख लेना भाई, कौन से अव्यय के साथ में कौन सी विभक्ति अपन लगाएंगे। तो ये आपका समास, एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है जो इनसे बाहर हो जाए और दूसरा गलत हो जाए। तो ध्यान रहे, मेरे से अच्छा टीचर आपको कोई मिलेगा नहीं पढ़ाने वाला, मतलब इस तरह से समझाने वाला। अब ध्यान देंगे अपन, तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। यहां तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर होना चाहिए। अब देखो, बात कर रहे थे अपन किसकी? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो वो कहता है कि मैं तो कौन सा पद प्रधान रखूंगा? दूसरा। ध्यान दीजिएगा, अव्ययभाव हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं और तत्पुरुष को ऊपर ले लेते हैं ताकि थोड़ा स्पेस अच्छा मिल जाएगा अपने को। दूसरा जो समास है ना आपको, वो कौन सा है? तत्पुरुष। ये कहता है इसमें कौन सा प्रधान होता है? पद। दूसरा पद प्रधान होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इस समास में, किस समास में? तत्पुरुष समास में द्वितीया से सप्तमी तक का
तक का क्या होता है बेटा, लोप होता है। क्या होता है, लोप होता है। देखिए ध्यान से देखना, जैसे मैंने कहा ग्रामम गतः, ध्यान देना अपने को, केवल तत्पुरुष समाज सबसे इजी, अगर एक बार समझ में आ गया तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर मैं कह रहा हूं आपको ग्रामम गतः, तो इस मैं को हटाएंगे, साथ में जोड़ दो, क्या हो गया, ग्राम गतः, यही होगा समस्पद। अगर मैं कह रहा हूं, जैसे मान लो मैंने कहा रामेण सह, रामेण सह, अगर मैं एन को हटा दिया तो शब्द क्या बच गया, राम, और सह को जोड़ दो, क्या हो गया, राम सह, ऐसा ही हो जाएगा, राम सह। कुछ समझ में आया? यानी अपन क्या कर सकते हैं, जब भी प्रथम पद की विभक्ति लगा के दूसरे पद के साथ में इसको जोड़ना है, यही है इसका काम। तीसरा में कह रहा हूं, जैसे भूत दानाय पात्रम, ध्यान देना, दानाय पात्रम, दानाय पात्रम, तो देखो इसमें आय को हटाएंगे और बाकी जोड़ दो, क्या हो गया, दान पात्रम हो गया क्या। अगर मैं कह रहा हूं आपको भूताय बलि, ध्यान दो, आय को हटाया, बाकी जोड़ दो, क्या हो गया, भूत बलि। ये ट्रिक केवल उनके लिए काम करेगी जो बच्चे बिल्कुल संस्कृत में एकदम जीरो हैं। जीरो से मतलब ऐसा है उनके नंबर ही नहीं आते, समाज तो यूं समझ के बैठे, भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो वो बच्चे इस वीडियो से समाज पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कह रहा हूँ, जैसे पंचमी विभक्ति लानी है मेरे को, तो देखो सिंहात भयम, क्या कह दिया मैं, सिंहात भयम, या भीत है कर लो ना, सिंहात भीत, तो देखो ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या हो गया, सिंह बच गया ना, सिंह और भीत को जोड़ दो, क्या हो गया, सिंह भीत हो गया, यही इसका समास हो गया, सिंह भीत। सेम इसी तरह से मैंने कहा कृष्णस्य भक्तः, कृष्णस्य भक्तः, एक साथ लाओ, सिया हट गया, कृष्ण बच गया, इधर भक्त जोड़ दो, कृष्ण भक्त हो गया। समास विग्रह यही है, तत्पुरुष समास में यही करना है। और लास्ट वाला जो भेद है ना इसका, वो है सप्तमी तत्पुरुष। तो देखो मैंने कहा जैसे जले मग्न, जले मग्न, तो देखो एक ही मात्रा हटाएंगे और जोड़ दो एक साथ, क्या हो गया, जलमग्न, यही होगा। मैंने कहा सभायाम पंडितः, सभायाम पंडितः, अब याम को हटा दो, आम को हटा दो, हाँ याम को हटा दो, पूरी हुई, याम हट गया, क्या बच गया, सभा और पंडित को जोड़ दो, सभा पंडित हो गया क्या। देखो ये रहा सभायाम पंडित, तो याम को हटा दिया, पंडित को जोड़ दो, क्या हो गया, सभा पंडित। ये आपका तत्पुरुष समास हो गया क्लियर। इस तरह से आप तत्पुरुष समास के भेद कर सकते हैं। भेद का मतलब यूं कह सकते हो आप, जैसे समास विग्रह और विभक्त को समस्तपद बना सकते हो, समस्त विग्रह पद और समस्तपद बना सकते हो। इसी तरह से समास का नाम भी हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ देखो द्वंद्व समास की, एक एक करके सबको क्लियर करना है, इसीलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। एक समास में ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या कहता है कि मेरे बीच में तो क्या होना चाहिए, च या और का लोप होना चाहिए। क्या कहता है, च या और का लोप होना चाहिए। और विभक्ति भी कैसी लूंगा, या यूं कह रहा है कि वचन कैसा लूंगा, तो बोल रहा है कि मैं तो या तो द्विवचन या फिर बहुवचन लूंगा। अब ध्यान देना कैसे लेगा, जैसे मैंने कहा द्वंद्व समास क्या कहता है कि मेरे बीच में तो च या और का लोप कर दो, इसके अलावा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। अब देखो तीसरा समास में लिख रहा हूं आपके लिए, द्वंद्व समास। कौन सा समास है, द्वंद्व।
जो ट्रिक ट्रिक करते रहते हैं ना उनके लिए ट्रिक वाली वीडियो है ये। ध्यान देना क्या कह रहा है ये, मेरे अंदर च या और को छुपा दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। और का लोप कर दो, बात एक ही है, लोप करो या छुपा दो। लोप करो, लॉजिक करते हैं देखें। जैसे मैंने कहा राम च कृष्ण च और मोहन च। ध्यान देना, एक च, दूसरा च, तीसरा च, तीन च हो गए, मतलब कितने पद हैं? तीन। तो एक वचन द्विवचन बहुवचन हो जाएगा। राम मोहन कृष्णा, ऐसा कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो, इसका समुच्चय बनाओगे तो देखो राम मोहन कृष्णा या राम कृष्ण मोहना, ऐसा हो जाएगा राम कृष्ण मोहन। तो राम कृष्ण मोहना, लास्ट वाला पद जो रहेगा इसमें लगाएंगे एक वचन द्विवचन या बहुवचन जो भी है। जैसे मैं अगला बता रहा हूं, देखो जैसे माता च पिता च, ध्यान दो, एक च दूसरा च, यानी दो पद हैं। ठीक, दो पद को मिलाएंगे तो पहले वाले को तो मातृ शब्द का जो प्रथमा का एक वचन होता है वो है माता, और पिता, पिता का द्विवचन लगाएंगे तो पिता पितरऊ। द्विवचन क्यों आया, क्योंकि दो पद हो गए ना, इसलिए माता पितरऊ हो जाएगा। इसी प्रकार मैं कह रहा हूं जैसे सीता गीता, सीता च गीता च, सीता च गीता च। तो हो जाएगा देखो लता लते, तो देखो एक वचन द्विवचन, इस ये और ये च दोनों का लोप करेंगे, मिलाओ सीता गीते, ये हो जाएगा क्या, क्या हो गया, सीता गीते। मतलब कि अगर आपको किसी किन्हीं दो लड़कियों का नाम लेना और दोनों के शब्द रूप सेम चलते हैं तो आप लोग ऐसे ले सकते हो जैसे रमा रमा गीते, सीता गीते, या गीता सीते, कैसे भी। ठीक, अगर मैं कह रहा हूं आपको, मान लो जैसे मैंने कहा तो मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा, च का लोप भी करना है, इसके अंदर तो और कुछ है नहीं विशेष बात। च का लोप करना है और कोई विशेष बात नहीं है। तत्पुरुष समास जो द्वितीय से लेकर सप्तमी तक चलता है। अब बात कर रहा हूं मैं बहुव्रीहि की, जो कि अपना विशेष और सबसे महत्वपूर्ण समास है। ये पता है क्या कहता है कि मेरे पास तो क्या करो, मैं खुद नहीं हूं, मैं तो किसी तीसरे की विशेषताओं का बखान करूंगा, मैं तो दोनों पदों को मिलाकर जो समझ पद दूंगा उससे भी कोई तीसरा अर्थ निकल कर आएगा, ऐसा कहता है ये। कौन सा कहता है, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि को ऊपर ले रहे हैं अपन, ध्यान दो कौन सा समास है, बहु की व्रीहि अर्थात बहुव्रीहि। मजाक की बात है ध्यान देना, मैं कह रहा हूं कि इसका क्या कह रहा है ये, कि मैं तो क्या हूं, अन्य अर्थ देने वाला हूं। तो देखो अन्य अर्थ प्रधान रहेगा इसमें। ठीक, दूसरा जो आप कह सकते हो वो है कि इसके पदों में समान विभक्ति होगी। नहीं, अच्छा, इसके विग्रह में ऐसा कह सकते हो आप, इसके विग्रह में यस्य स या यस्या सा जोड़ा जाएगा। इसके विग्रह में यस्य सह या यस्या सा जोड़ा जाएगा, यस्या सा। देखो जैसे मैं कह रहा हूं किसी की विशेषता बतानी है, तीसरे पद की विशेषता आएगी। पहला पद है अपना, जैसे मान लो मैंने कह दिया धनुष पाणी, धनुष पाणी, तो अपन कह सकते हैं धनुष पाणौ, धनुष पाणौ यस्य, और सह, धनुष हो जिसके हाथ में, उसको अपन कह देंगे, क्या कह देंगे,
धनुष पाणी कहेंगे, और उसका जो विशेषण निकल के आ रहा है, यानी ये जिसका विशेषण निकल के आ रहा है धनुष पाणी, वो है कौन है? अपने अयोध्या के राजा श्री राम। सेम इसी तरह से मैंने कहा चक्रपाणी, क्या कह दिया? चक्रपाणी, ध्यान देना, सेम हो जाएगा चक्रम पाणौ यस्य सह, चक्र हो हाथ में जिनके, कौन है ऐसा? तो अपने कौन है? मथुरा नरेश श्री कृष्ण जी, या फिर यूं कह सकते हो आप श्री विष्णु भगवान, विष्णु जी, श्री विष्णु। अगर मैं कह रहा हूं आपको चंद्रशेखर, क्या कहा मैंने? चंद्रशेखर, ध्यान देना, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद वाला चंद्रशेखर नहीं है, उनसे भी पहले वाले, जिनके सिर पर हमेशा चंद्रमा बैठा रहता है। तो देखो इसके लिए विग्रह हो जाएगा चंद्रम शिखरे यस्य सह, चंद्रमा हो जिसके शिखर पर है, तो हो गए श्री बम बम भोलेनाथ। बोले तो हर हर महादेव शिव जी, या भोलेनाथ कर सकते हो। कौन हो गया? जो भोले बाबा हैं, भोलेनाथ। अब जैसे मैंने कहा लंबोदर, लंबोदर, तो हो जाएगा लंबम, उदरम यस्य और सह। तो इसको कह देंगे अपन, क्या कह देंगे? श्री गजानंद, गणेश जी महाराज की जय। ये हो गया अपना कौन सा समास हो गया? देखो अन्य अर्थ प्रदान कैसे आ रहे हैं? अन्य अर्थ का मतलब देखो, ये जो आ रहा है निकल के, जो ब्रैकेट में लिखा है, ये सारा क्या है? अन्य अर्थ है। पहला पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, दोनों पदों को मिलाकर जो शब्द बना है वो ये है, और इससे जिसकी विशेषता आ रही है वो ये है। तो देखो जैसा मैंने बताया था बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो रहा है यहाँ पर। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? कर्मधारय की। कर्मधारय समास क्या कहता है? कि मैं तो खुद ही किसी का विशेषण और विशेष्य रहूंगा, मैं किसी अन्य की विशेषता नहीं बताऊंगा, यानी मेरे पदों के द्वारा किसी अन्य की विशेषता नहीं आएगी, मतलब विशेषण और विशेष्य दोनों मैं ही रहूंगा, ऐसा कह रहा हूं। अब देखो इसके अंदर जो बात है ना मेन विशेष, वो क्या है कि इसके पदों में भी क्या होती है? समान विभक्ति होती है, क्योंकि विशेषण विशेष्य में हमेशा समान विभक्ति होती है, ध्यान रखना। कभी भी अगर आपको विशेषण विशेष्य छांटने के लिए प्रश्न मिल जाए तो आपको दोनों पदों में समान विभक्ति निकालनी होगी। जैसे मान लो पहले पद में प्रथमा है, दूसरा निकाल दिया आपने तृतीय का, तो वैसा नहीं होगा। अगला जो समास है ना वो कौन सा है? कर्मधारय। कर्मधारय समास को ला रहे हैं हम ऊपर। पांचवा अपना कौन सा है? कर्मधारय। अब ये देखो ये कहता है कि मैं तो है ना तीन तरह से विग्रह करता हूं। कितनी तरह से करता हूं? तीन तरह से विग्रह करता हूं। पहली विशेषता है इसकी। अब कह रहा है तीन कौन कौन सी है? तो देखो तीन में पहली है, पहला पद विशेषण हो जाएगा और विशेष्य के साथ में। दूसरा ये कहता है कि मैं तो ऐसा भी हूं कि दोनों पद विशेषण भी ला सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। चलो कोई नहीं, लाओ भाई दोनों पद विशेषण ले आओ। ये लो दोनों पद विशेषण आ गए, ये भी विशेषण हो गया और ये भी विशेषण हो गया। अब अगर मैं कह रहा हूं तीसरा जो होता है उसको आप कह सकते हो उपमान और उपमेय। उपमान और दूसरा हो जाएगा उपमेय। अब मैं कह रहा हूं आपको पहले की विशेषता, जैसे मैंने कहा रक्त,
वर्ण। ध्यान देना, सेम उसी तरह चलेगा जिस तरह के वो अपना चला था। कौन सा? तत्पुरुष समास चलाए थे ना, तो रक्त वर्ण इसका लोप करेंगे, इसके साथ मिला दो, क्या हो गया? रक्त वर्ण। मैंने कहा श्वेत, श्वेत गजः, श्वेतः गजः, तो श्वेत गजः। श्वेत गजः। मैंने कहा कृष्णः सर्पः, क्या हो गया? कृष्ण सर्पः।